क्लास 11th के टॉपिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल से ये एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम बच्चों लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ चुका है, हमने इस पर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हो, आप सबसे पहले फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, जिससे कि हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बच्चा आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को जानने के लिए पहले हम लोग जानते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के बारे में कहता है लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी गिव्स अ मेजर ऑफ इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। यानी जो लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, विस्थापन गति जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, उसमें जो उसके मोशन के मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट के या इम्पैक्ट ऑफ मोशन है, उस मोशन के गति के प्रभाव को हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और लीनियर मोमेंटम ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ये लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि यहाँ वेलोसिटी वेक्टर है, मास स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी गिव्स अ मेजर ऑफ इट्स रोटेशनल मोशन। यानी कोई बॉडी अगर किसी रोटेशनल मोशन में है, यानी किसी एक्सिस के अबाउट अगर वो घूम रहा होता है, तो उसके अंदर भी उस मोशन का इम्पैक्ट होगा, मेजरमेंट होगा, उसका असर होगा, और उसके उस इम्पैक्ट को, मेजरमेंट को हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो ये हुआ एक छोटा सा उसका डेफिनेशन कहा जाए। अब आता है कि एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इनफैक्ट इसको हम लोग मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो अब ये मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? जैसे मान लो कोई एक बॉडी इस वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अभी मान लो पर्टिकुलर पॉइंट पे वो बॉडी अगर है, और यहाँ पे इनके वेलोसिटी का डायरेक्शन सपोज v इधर की तरफ है, तो अब मास अगर बॉडी का m है, तो अभी वेलोसिटी के डायरेक्शन के हिसाब से इसकी तरफ जो है इसका लीनियर मोमेंटम भी होगा। तो लीनियर मोमेंटम का जो वैल्यू होता है बच्चों, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये मास इनटू वेलोसिटी उस पार्टिकल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ घूम रहा है, उसके जो मेजरमेंट है उसके मोशन का, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू हम निकालते हैं, ये जो लीनियर मोमेंटम हमारा निकला, इस लीनियर मोमेंटम को एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इसको हम लोग मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। यानी एंगुलर मोमेंटम का जो मेजरमेंट है, इनफैक्ट वो लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। यानी इसको ऐसे समझो, मान लो कि कोई बॉडी यहाँ पे है और वो घूम रहा है इस एक्सिस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर टाइम में। अभी इनके वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है और इसका मास m है, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा बच्चों, वो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं इसको हम लोग, उसके साथ ये 90 के एंगल बनाता है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है, जिधर की तरफ ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, उधर लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन को हम लोग लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। लाइन ऑफ एक्शन से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये लीनियर मोमेंटम को हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो अब ये लीनियर मोमेंटम अगर मोमेंट ऑफ मोमेंटम हो जाता है, तो जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो ये लीनियर मोमेंटम को हमने क्या करा, लाइन ऑफ एक्शन से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम। कभी कभी होता है ऐसा बच्चों, कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का जो टेंडेंसी है इसी डायरेक्शन में हो, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। इट में हैपन, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोले तो मान लो कि ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, मान लो इस पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, सपोज दैट, तो यही डायरेक्शन किसका होगा, लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस है इस बॉडी का, जिसका मास यहाँ पे m हमने रखा है, तो ये डिस्टेंस
इस लाइन ऑफ एक्शन यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इनहांस करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद यहाँ से हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन के इस पॉइंट से, पिवोट पॉइंट भी कहते हैं इसको, इस पिवोट पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन का। अगर इस केस में अगर एक तो पहला केस हमारा हो गया कि आर यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर है, आर अगर परपेंडिकुलर है तो इस तरह की बात आ जाएगी। अब अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हम यहाँ डी को लेंगे। इस समय हमारा ये हो जाएगा P इंटू डी। अब अगर ये P इंटू डी है, क्योंकि हमने लाइन ऑफ एक्शन को इनहेंस करा पीछे की तरफ, यहाँ से हमने एक वर्टिकल परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर डाला, नॉर्मल डाला, तो ये नॉर्मल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन माना जाएगा। लेकिन अगर हम इस दूरी को r के रिस्पेक्ट में ही रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमें करना क्या है, इस पॉइंट को जहाँ पे ये मास है अभी, इस पॉइंट को रेफरेंस, इस पॉइंट को इस मास का पॉइंट मानते हुए और इसको यहाँ से रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, पिवोट पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए अब इसको अगर हम वेक्टर कंसीडर करें तो इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस मास विद रेफरेंस ऑफ दिस पिवोट पॉइंट। तो इसका ये डायरेक्शन ये होगा और इस डायरेक्शन को अगर इस तरह से इनहेंस करते तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर एक एंगल की बात करें तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ये जो पोजीशन वेक्टर आर का डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी या लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन है, उसके बीच का ये एंगल कंसीडर हो जाएगा थीटा। तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 का एंगल है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल का, ये एंगल थीटा अगर कंसीडर करते हैं तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा आपको डी अपॉन हाइपोटेन्यूज, 90 के एंगल अपोजिट साइड ये हो जाएगा, इसको कहते हैं आर। अब यहाँ से अगर हम डी निकालना चाहे बच्चों तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा, डी हो गया आर साइन थीटा। अब अगर यहाँ पे फ्रॉम टू अगर 2 में हमने डी का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा तो ये एल का वैल्यू हो जाएगा P और यहाँ पे हो जाएगा R साइन थीटा। तो ये वैल्यू हमारा एक तरह से एंगुलर मोमेंटम का एक एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो गया। तो यहाँ एक बात सामने आती है कि ये जो वैल्यू है हमारा R को हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर मान लिया, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, और लीनियर मोमेंटम P चूंकि ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी मेंशन है, तो दोनों वेक्टर है और ये एंगुलर मोमेंटम इसको भी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इधर की तरफ अगर आप देखें ये दो वेक्टर क्वांटिटी नॉर्मल यानी अलजेब्रिक ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। वेक्टर के बीच दो ही तरह का प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब डिपेंड करता है कि ये दोनों वेक्टर अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो इन दोनों के बीच प्रोडक्ट इट मे हैपन कि वो चाहे तो डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सवाल है कि ये डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता है P और R के बीच। डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं हो सकता है? अगर ये डॉट प्रोडक्ट हो जाता है तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी ये अगर दोनों डॉट हो जाएगा ये रिजल्टेंट वैल्यू हमारा स्केलर हो जाएगा, और स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि हमारा एंगुलर मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, जबकि एंगुलर मोमेंटम हमारा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये डिपेंड करता है कि ये वैल्यू हमारा अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों के बीच जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर रखना चाहें तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम लोग इसको रखना चाहें बच्चों तो किस तरह का हम लोग इसको रख सकते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि ये जो एंगुलर मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी है, हमें R क्रॉस P करने हैं या P क्रॉस R, इन दोनों के बीच हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ आपका सिलेक्शन करना है कि आइदर इट विल बी R क्रॉस P या फिर P क्रॉस R। यहाँ पे आपको तय करना है कि ये दोनों में से कौन होगा। तो R क्रॉस अगर P करते हैं आप तो देखो ये R का डायरेक्शन किधर है, R पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं, आपका डायरेक्शन इधर की तरफ है। अगर हम R क्रॉस P करते हैं
तो जो डायरेक्शन निकालने का तरीका है राइट हैंडेड स्क्रू रूल से, इसको बोलते हैं प्री फैक्टर, इसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। प्री फैक्टर पर राइट हैंड का 4 फिंगर रख करके पोस्ट फैक्टर की तरफ यानी पी की तरफ बेंड करना है। थंब का जो डायरेक्शन होगा दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, और इसके प्रोडक्ट को अगर हम एल कहते हैं तो ये एल का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर आपने पी क्रॉस आर करा, पी क्रॉस आर करा तो पी क्रॉस आर में क्या होगा, ये पी है, इधर की तरफ आर का डायरेक्शन है, तो ये आपको ऐसे रोटेट करना होगा, थंब इनवर्ड हो जाएगा। हमें राइट हैंडेड स्क्रू रूल की जब बात करते हैं तो हम लोग राइट हैंडेड स्क्रू रूल में बॉडी को या किसी चीज को जब रोटेट करते हैं तो इसको राइट हैंडेड का जो 4 फिंगर्स है उस डायरेक्शन में उसको रोटेट करने की बात करते हैं। तो अगर हमने आर क्रॉस पी करा तो थंब का जो डायरेक्शन है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा इस तरह का वर्टिकल है, इस तरह से है, और ये बॉडी ऐसे घूम रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो अगर हमने आर क्रॉस पी करा तो ये थंब जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ आ रहा है, यानी ये हमको लेना है, ये हमको नहीं लेना है। इसका मतलब है ये हमें आर क्रॉस पी करने हैं। दिस इज एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आर क्रॉस पी। तो ये इसको याद रखने के लिए बच्चों, अगर आप लोकल हो तो बहादुरगंज में एक जगह है LRP चौक बोलते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हो LRP चौक। LRP चौक से आपको याद रह जाएगा। आप जो लोकल बच्चे हो और कहीं दूर के हो तो मैं नहीं कह सकता, आप कोई कोड तैयार कर लो, तो यहाँ के लिए तो यही कोड हो जाएगा LRP चौक। तो ये हो गया आपको एंगुलर मोमेंटम का या मोमेंट ऑफ मोमेंटम का एक वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला। और अगर स्केलर फॉर्मेट में अगर याद रखना है तो ये वैल्यू हम लोग ऐसे याद रखेंगे, इसको आरपी कहो या पीआर कहो साइन थीटा। और ये थीटा एंगल जो है बच्चों, ये आर यानी पोजीशन वेक्टर, पी यानी एंगुलर लीनियर मोमेंटम, इन दोनों के डायरेक्शंस के बीच का ये एंगल होता है थीटा। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला तैयार हो गया जिसको हम लोग LRP कहते हैं। चलिए अब एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच हमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। टॉर्क ऑलरेडी हम लोगों ने इस्टेब्लिश करा है, टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। ये टॉर्क का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। और अभी हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला आर क्रॉस पी। तो हमें टॉर्क यानी दिस टॉर्क बोले तो ये वैल्यू, और एंगुलर मोमेंटम बोले तो ये वैल्यू, इसके बीच हमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो हाउ टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन, कैसे इसको हम लोग इसको इस्टेब्लिश करें, तो इसको ले करके हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग एल को लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे एल को हमने आर क्रॉस पी करा है, तो इसको हमने क्या करा, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा dl अपॉन dt, और इधर की तरफ ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन का रूल है, अगर दो वेरिएबल अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो, उनका जो डिफरेंशिएशन होता है बारी बारी से होता है। पहले एक का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे को एज इट इज छोड़ देना है, देन प्लस के बाद जिसको आपने डिफरेंशिएट करा उसको छोड़ना है, जिसको नहीं करा उसका करना है। जैसे हमने आर का डिफरेंशिएशन करा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा P को हमने एज इट इज रहने दिया, प्लस R को हमने एज इट इज कर दिया। आप P का, दोनों के बीच प्रोडक्ट का साइन है, P का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग इस तरह से, ये हो जाएगा। अब ये हम जानते हैं dr अपॉन dt, R को हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया है। पोजीशन वेक्टर का जो रेट ऑफ चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको वेलोसिटी कहते हैं हम लोग फिजिक्स में। तो दिस इज वेलोसिटी यानी v, एंड दिस इज p प्लस r क्रॉस, और ये dp, ये लीनियर मोमेंटम है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन साहब का, उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। तो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स यानी F आ गया। अब यहाँ पे v और यहाँ पे लीनियर मोमेंटम यानी P का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी R क्रॉस F।
यहाँ पे जो वेक्टर प्रोडक्ट है एक्चुअली वो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में होगा। मास तो स्केलर क्वांटिटी है, तो मास को हमने बाहर करा और यहाँ पे दोनों वेक्टर क्वांटिटी v है, इनके बीच हमने क्रॉस करा और मास को यहाँ बाजू में रख दिया। अब प्लस यहाँ पे हो गया r क्रॉस f। वेक्टर प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी वेक्टर को उसी के साथ अगर क्रॉस कराया जाए तो वो जीरो वेक्टर हो जाता है। तो अगर आप नहीं जानते हो तो आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हो या पहले से अगर आप सब्सक्राइब किए हो तो आप वेक्टर पोर्शन में जाकर के उन वीडियोस को आप देख सकते हो। बहुत छोटे छोटे लेंस का है, बहुत क्लियरिटी के साथ हमने वेक्टर को आपको दे रखा है सारा वीडियोस, उसको जाके देखो, उनके प्रॉपर्टीज को देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो दिस बिकम जीरो वेक्टर मल्टीप्लाइड दिस, यानी ये जीरो वेक्टर हो गया, यानी पूरा का पूरा वैल्यू ये जीरो हो गया। तो फाइनली हमारा वैल्यू क्या रह गया यहाँ पे r क्रॉस f रह गया। अब यहाँ पे ये dl अपॉन dt जो आया ये r क्रॉस f आया, और r क्रॉस f को अभी हमने कहा इसको हम टॉर्क कहते हैं। दिस इज टॉर्क। इसका मतलब है कि dl अपॉन dt जो होता है ये टॉर्क के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? टॉर्क के बराबर हो गया। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, यानी टॉर्क इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये हुआ दोनों के बीच में रिलेशन। अब आते हैं इस पर बेस्ड एक बहुत ही दमदार और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों एंगुलर मोमेंटम पे। यहां पे कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट p। कोई एक पार्टिकल है जो p पॉइंट से हमने उसको रिलीज करा, यहाँ पे उसका मास m था और यहां से हमने इसको यहां रिलीज करा तो वो नीचे की तरफ वो आने लगा। तो अब वो यहां से अगर छोड़ दिया जाए, मान लो ये एक्स एक्सिस को हमने वर्टिकल रखा और वाई एक्सिस को हमने हॉरिजॉन्टल रखा, एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को वर्टिकली डाउनवर्ड कर दिया हमने। तो अब अगर हमने इसको रिलीज करा तो ये नीचे की तरफ गिरता जाएगा, और जब वो नीचे की तरफ गिरेगा तो उसको ले जाने वाला या गिराने वाला या खींचने वाला जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। जब किसी भी मास को कोई भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको खींच रहा है तो उसका मास पर जो लगने वाला फोर्स है उसको mg कहते हैं, यानी मास, और g होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं और ये सारे वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसको आप जाके देख सकते हो। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जब यहाँ हमने इसको रिलीज करा, अब वो नीचे गिरने लगा। गिरते हुए में किसी क्षण, किसी समय टी टाइम में भी कि वह मास अभी क्यू पर पहुंचा है। अब उसका ये सिचुएशन है, यहाँ से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हमने आर रखा है और ये वर्टिकल वाई के साथ इसका एंगल जो है इस पॉइंट से मिला है, इसका एंगल थीटा है। ये उसका सिचुएशन है। और ये डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस जहां पे उसको हमने रिलीज करा वो x नॉट है। On x-axis from origin and falls vertically along y-axis as shown in figure. Vertically downward वो नीचे की तरफ वो गिर रहा है। चलो अच्छी बात है। Find the torque acting on the particle at a time t when it is at a point q with respect to o. यानी गिरते हुए में जिस समय वो q पर पहुंचा उस समय उसका टॉर्क क्या है। तो टॉर्क किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? तो विद रिस्पेक्ट टू o, यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका ये टॉर्क निकालना है। तो अब टॉर्क निकालना है तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला यूज करते हैं। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो फर्स्ट का अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो टॉर्क, तो ये जो टॉर्क होता है, तो टॉर्क हम लोग जानते हैं ये आर क्रॉस एफ, ये टॉर्क का फॉर्मूला है। और फाइनली जब इसको हम लोगों ने स्केलर फॉर्म में यानी मैग्नीट्यूड में रखा है तो ये टॉर्क इक्वल टू हो जाता है आर एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज को रखना है हमें। आर ये जो एक्सिस ऑफ ओरिजिन से जिसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, ये मानो कि अगर ये इसको हम टॉर्क की बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ वो घूम रहा है, उसके लिए फ्री है। तो अभी हम इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में जानेंगे और इसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे तो इसको इधर की तरफ इनहांस करते हैं हम लोग।
तो ये r का डायरेक्शन हो जाता है बच्चों अगर वेक्टर में रखेंगे, और ये जो वेट है जिसको हम फोर्स कहते हैं वो इसका डायरेक्शन है। दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी r और f के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है तो ये r f साइन थीटा हो गया। तो r क्या है हमारा, r का वैल्यू यहाँ से हम r ही रहने देते हैं अभी। और फोर्स बोले तो यहाँ mg है तो mg रख दिया। अब साइन थीटा का वैल्यू हमें रखना है। तो अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ से अगर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया जाए इजी वे में, ये 90 का एंगल है और ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन ऑफ दिस एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के सामने का साइड ये हो गया, दिस विल बी परपेंडिकुलर, यानी x नॉट इज परपेंडिकुलर एन अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने का साइड यानी दिस इज r, ये r हो गया। अब ये r यहाँ से कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा mg x नॉट, यानी टॉर्क का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब दूसरा कह रहा है फाइंड एंगुलर मोमेंटम L of the particle about O at this time। जब ये इस समय यहाँ Q पर पहुंचा है, वो मास जब ये Q पर पहुंचा है, इस समय इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, किसके अबाउट, इस ओरिजिन के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम यानी L का वैल्यू यहाँ पे हम लोग जानते हैं, ये होता है RP साइन थीटा, ऑलरेडी अभी बता चुका मैंने, ये होता है RP साइन थीटा। तो अब यहाँ पे RP साइन थीटा का वैल्यू हमें रखना है, तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, चलो R को हमने R रख दिया, P बोले तो मास इनटू वेलोसिटी, और साइन थीटा का वैल्यू अभी हमने कहा कि उस ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा x नॉट अपॉन r। तो r को तो यहाँ से हमने कैंसिल करा, तो अब ये हो जाएगा mv x नॉट। तो देखो यह हमारे पास नॉन वैल्यू क्या है, क्योंकि उस पार्टिकल या उस बॉडी का मास m का है, तो मास तो ये गिवन है, और x नॉट यहाँ से इसका डिस्टेंस x एक्सिस पे x नॉट दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो गिवन डाटा। बट ये जो v आ गया ये गिवन डाटा नहीं है। जो डाटा आपको गिवन नहीं है वो वैल्यू कहीं ना कहीं गिवन डाटा के फॉर्मेट में आपको निकालना पड़ेगा। तो उसको आप गिवन डाटा के फॉर्मेट में कैसे निकालोगे बच्चों, तो उसको निकालने का तरीका बहुत आसान है, आप इजी वे में उसका वैल्यू आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये टॉर्क का वैल्यू है, टॉर्क मैं यहाँ पे लिख दूं, टॉर्क का वैल्यू है। अब इसको इजी वे में कैसे निकालेंगे, जब मैंने इसको यहाँ ड्रॉप करा था तो इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या था, 0 था, और t टाइम में वो यहाँ पहुंचा, टाइम टेकन यहाँ क्या हमारा t है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को, यहाँ लिखेंगे v इक्वल टू u प्लस at होता है। तो v तो हमें निकालना है, u 0 है, ए एक्सीलरेशन यहाँ पे नीचे की तरफ गिर रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g काम कर रहा है a के जगह पे, और ये t का t हो गया, यानी v का वैल्यू हो जाएगा gt। अब v का वैल्यू अगर यहाँ हम रखते हैं तो L इक्वल टू हो गया बच्चों mv x नॉट, ये वैल्यू है, और b का वैल्यू हमने क्या कर दिया, gt कर दिया, v का वैल्यू gt कर दिया, और ये हो गया आपको x नॉट, v का वैल्यू gt आ गया, यानी L का वैल्यू हमें ये मिल गया। दूसरे का आंसर भी हमने निकाल लिया। और तीसरा कह रहा है शो दैट टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt, यानी टॉर्क का वैल्यू जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। ये तो होता ही है, बट आपको इसी डेटा से, इसी वैल्यू से आपको ये प्रूफ करना है ये ऐसा होता है। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कुछ इस तरह से, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों हम लोग करते हैं यहाँ पे कि L को हम डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, dl अपॉन dt। अब हमें इधर देखना पड़ेगा कौन सा वैल्यू जो डिफरेंशिएबल है, यानी मास डिफरेंशिएबल नहीं है, g भी नहीं है, x नॉट भी नहीं है, जो वैल्यू चेंज नहीं करे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्योंकि यहाँ से जिसको ड्रॉप करा है वो नीचे जहाँ भी जाए वो ये डिस्टेंस बढ़ सकता है, ये बढ़ सकता है, एंगल चेंज होगा, बट वो जो x नॉट है वो चेंज नहीं होगा। तो ये चेंज नहीं होगा, g नहीं चेंज हो सकता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास भी चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ पे चेंजेबल या वेरिएबल जिसको कहा जाए वो t है। तो यहाँ पे आपको mg x नॉट चेंज नहीं होने का है, तो अब यहाँ पे क्या होगा dt अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा mg x नॉट
और ये dt अपॉन dt 1 हो जाता है, और mg x नॉट ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है, वो टॉ होता है। इसका मतलब है कि dl अपॉन dt ये आपका टॉ हो गया, यानी इसको भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। इस तरह से आप हमारे वीडियोस को देखना चाहते हो और इससे आप फ़ायदा लेना चाहते हो, तो हमारे न्यू व्यूवर्स हो तो आप बेशक है कि आप बहुत जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन मिले सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उससे फ़ायदा ले सकें। यू मस्ट बी बेनिफिटेड। आप हमारे क्लास को देख रहे हो, आप इसको पॉज करके आराम से इसको नोट्स भी बना सकते हो और बहुत बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।